हेलो गाइस, दिस इज़ मधुसूदन गोयल एंड वेलकम टू द अपना स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का हिंदी का पेपर किस तरह का आने वाला है, कहाँ कहाँ से पेपर में क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, अगर हम बात करते हैं कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में, तो सबसे ही शुरू में आप लोगों को जो दिखाई देने वाले हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देंगे कुछ एमसीक्यूज़। जहाँ से एमसीक्यूज़ जो आने वाले हैं उसमें से 5 एमसीक्यू आएंगे हिंदी गद्य के विकास में से। हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध और उपन्यास से संबंधित। ठीक है। तो बेटा, हर एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा और आपके जो गद्य के पोर्शन में से जो आपके एमसीक्यूज़ आने वाले हैं वो कोई 5 एमसीक्यू आएंगे। आगे अगर हम बात करें अगले 5 एमसीक्यू, तो हमारे को पता है हिंदी की 2 आपके पार्ट होते हैं। एक तो है आपका उसके अंदर गद्य और एक कौन सा है आपका पद। ठीक है। तो 5 एमसीक्यू किस में से आएंगे? आपके गद्य में से। और 5 एमसीक्यू कितने में से आएंगे? आपके पद में से। और दोनों ही 1 1 नंबर के होने वाले हैं। तो इस तरह से आपके टोटल जो यहाँ से जो आपके एमसीक्यूज़ बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 10 मार्क्स के। तो पद में से कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? पद में आपके जो आप लोगों ने पढ़ रहे होंगे या आप पढ़ेंगे अब, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद और नई कविता। जिनमें से छायावाद और प्रगतिवाद तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलने वाले होंगे, तो आप इनकी ढंग से तैयारी कीजिएगा। तो कितने नंबर हो गए हैं आपके? 5 और 5 10 नंबर। तो 10 नंबर के बेटा आपके आने वाले हैं एमसीक्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या जो 3 है आपका, तो पाठ्यक्रम में प्रश्न संख्या 3 के अंदर जो आएंगे आपके, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। इसके अंदर आपको क्या होगा, किसी भी एक पाठ में से गद्य के, आप लोगों के गद्य के अंदर जो पाठ हैं उसके अंदर किसी भी एक पाठ में से एक आपको क्या दिया जाएगा? गद्यांश दिया जाएगा। और उस गद्यांश से संबंधित आप लोगों से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपसे गद्यांश का क्या पूछा जा सकता है बेटा? आपसे उसमें संदर्भ पूछा जा सकता है। ठीक है ना। संदर्भ के अंदर पाठ का नाम और उसके रचयिता कौन है ना। उसके अंदर आप लोगों से कुछ रेखांकित क्या दिए जाएंगे आपके? उसके अंदर रेखांकित आपके कुछ वाक्य होंगे जिनका आपको अर्थ लिखना होगा। और उससे संबंधित कुछ इस तरह के 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? प्रत्येक प्रश्न होगा बेटा 2 नंबर का। इस तरह के से हो जाएंगे 2 पंजे 10 नंबर। तो 10 नंबर ये, 10 मार्क्स ये, तो कितने हो गए टोटल? 20। अब बेटा अगले आ जाएं तो इसी तरह से जैसे गद्य में से आएगा इसी तरह से पद में से आपके कितने आएंगे? आपके 5 एमसीक्यूज, वो 5 प्रश्न आएंगे। वही पद में भी एक आपको क्या दिया जाएगा? खंड दिया जाएगा, जिसके आधारित आपके से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 2 नंबर का होगा। तो इससे 2 पंजे 10 10 नंबर आपके ये हो जाते हैं। अब बेटा जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपका एक तो जीवन परिचय और उनमें रचनाएं। तो बेटा आपके जो गद्य में जो लेखक हैं निर्धारित, आप इस बार ये जरूर याद रखिएगा कि 70% आपका जो है क्या है? आपका केवल सिलेबस है। 30% उसमें से क्या हो चुका है? असमाप्त हो चुका है। अभी हम बात कर रहे होंगे कि इन 70% में से भी आपको केवल कौन कौन से कवि और क्या पढ़ने हैं आपको? रचयिता पढ़ने हैं या लेखक पढ़ने हैं जिनको आपके आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी हम उस बारे में बात कर रहे होंगे। अभी मैं उसके विषय में बात करूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बात करनी है। तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए और अगर आप अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली होंगी कि जिससे आप अपने अच्छे नंबर बना सकते हैं। और जब आप पेपर में हो करके आएंगे तो चीज़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम उसी पे आ जाते हैं आगे फिर से। तो बेटा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कवियों के बारे में, तो आपको पता है कि आपके 2 कवि आते हैं। एक आते हैं गद्य में से और एक आते हैं आपके पद्य में से। तो इसमें आपका जो लिखना है, निर्धारित लेखक का आपको साहित्य परिचय देना होगा। साहित्य परिचय के अंदर नॉर्मली हम सबसे पहले तो लेखक का नाम जिसका हमको दिया हुआ है उसके बारे में जिसमें हम लिख रहे हैं, उसके जन्म, उसकी मृत्यु, ठीक है ना, उसने क्या क्या साहित्यिक योगदान दिए हैं, है ना, उसकी शिक्षा किस तरह से हुई है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं और बहुत ही छोटे से शब्दों में करते हैं। क्योंकि बच्चा अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 है। अधिकतम का मतलब होता है 80 से कम ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। और कुछ बच्चे जो है इसी के चक्कर में परेशान रहते हैं, बहुत लंबा लंबा लिख के आते हैं। नंबर केवल कितने मिलते हैं उसमें? 3 नंबर। ठीक है। क्योंकि 2 नंबर उसमें किसकी हैं? कृतियों के हैं। क्योंकि आपको जिस भी कवि के बारे में आप जीवन परिचय आप उसका लिख रहे हो तो उसकी कृतियाँ लिखनी है। और कृतियाँ कितने नंबर की हैं? उसके अंदर हमारी 2 नंबर की कृतियाँ हैं। तो इस तरह से गद्य में से और पद्य में से आपको जो लेखकों का जो आपको जीवन परिचय लिखना है या कवियों का जो जीवन परिचय करना है, उसमें 3 नंबर का उनका क्या है? साहित्यिक परिचय। और 2 नंबर का क्या है? आपका
कृतियाँ, तो केवल उतना ही पढ़ें जितना हमें वहाँ पे लिख के आना है। ये नहीं है कि केवल एक ही चीज़ के ऊपर हम बार बार चीज़ें करते जा रहे हैं और बाकी की चीज़ें हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा पेपर बहुत बड़ा आता है, जिससे कि हम 3.25 घंटे के अंदर उस पूरे पेपर को करके अच्छे नंबर ला सकें, तो इन चीज़ों की हमें ढंग से तैयारी करनी है, ठीक है। इस बारे में हम अभी आगे बात कर रहे होंगे लगातार। अगला जो प्रश्न है, तो बेटा 5 और 5 10, ये हो गए 6, आपके 10 नंबर ये हो चुके हैं, तो इस तरह से हो गए टोटल 40, ठीक है। अब आगे बात आई क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई देगा, तो आपको पता है आपके पाठ्यक्रम में कुछ निर्धारित कहानियाँ हैं, ठीक है। और इस निर्धारित कहानियाँ के ऊपर आपके 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, या तो आपको उसका सारांश लिखना होता है या फिर आपको उसका उद्देश्य लिखना होता है। और इसमें जो है कितने नंबर मिलते हैं आपको? 5 नंबर, क्योंकि एक कहानी का आपको लिखना होगा, अथवा में करके आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से केवल एक आपको करना है और 5 नंबर आप बड़े आराम से ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें कहानी के बारे में बात करूँ, तो कहानी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी कहानियाँ आपके सिलेबस में हैं, तो अगर हम अपने इस सिलेबस के अंदर कहानियों की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपकी 3 से 4 कहानियाँ हैं, जो हैं आपकी 3 कहानियाँ हैं आपकी। एक तो ध्रुव यात्रा है, एक तो कौन सी बेटा? ध्रुव यात्रा। एक है आपकी पंचलाइट और एक है आपकी बहादुर। ध्रुव यात्रा किसके द्वारा लिखी थी? जिनेंद्र कुमार के द्वारा, ठीक है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, और बहादुर किसके द्वारा है? अमरकांत। तो बेटा इन तीनों का देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप करते हैं ना, तो अगर आप इन तीनों का उद्देश्य याद कर लेते हो, तो 5 नंबर का वो 10 से 5-10 लाइन का आपका उद्देश्य होता है। अगर वो आप 10 लाइन का अगर आप उद्देश्य लिख के आ जाते हो ना, तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। क्योंकि ना आप लिखने को तो उसका सारांश भी लिख के आ सकते हो, लेकिन सारांश को लिखने में बेटा आपका टाइम खराब होगा, ठीक है ना। क्योंकि सारांश लिखोगे 1 से 1.5 पन्ने का जाएगा ही जाएगा, और अगर आप उसका उद्देश्य लिख के आते हो, तो उद्देश्य मात्र आधा पेज में, आप अगर बढ़िया करके भी लिख के आते हो तो आधा पेज में लगेगा, जिससे आप टाइम बचा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, है ना, जैसा मैं अभी अपने पेपर में करके आया था, तो इसमें ना अगर हम उद्देश्य करके आ जाते हैं, जिनेंद्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु या अमरकांत द्वारा लिखित ध्रुव यात्रा, पंचलाइट या बहादुर का अगर आप उद्देश्य याद कर लो इनमें से, ठीक है ना, तीनों के ही, तो अगर आप उद्देश्य याद कर लेते हो तो किसी एक का जरूर आएगा उद्देश्य वहाँ पर, और आप उद्देश्य लिख के आ सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको नंबर भी पूरे मिल जाते हैं। चलिए हम फिर से ऊपर आ जाते हैं जी। अब बेटा अगर हम बात करने लग जाएं, इसमें दूसरा जो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो है जो खंड क में सबसे लास्ट प्रश्न आएगा आपका, क्योंकि यहाँ तक हो चुके हैं हमारे 45 नंबर। 5 और 5 10, 5 10 20 30 और ये 40 और 5 45। अब लास्ट जो प्रश्न है आपका 5 नंबर का, जो खंड क के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बेटा ये है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, जो कि अधिकतम सीमा कितना लिखना है आपको? 80, है ना। और आपका कितने नंबर का आने वाला है बेटा? ये 5 नंबर का आपका ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो बेटा आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हो, तो आप उत्तर प्रदेश में ना अलग अलग जनपदों में अलग अलग खंड हैं बेटा प्रचलित। वो कौन से हैं? चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा इसको ज़रा गौर से देखना, क्योंकि अधिकतर बच्चे ना इसी चीज़ में गलती करते हैं बेटा, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों के द्वारा सुन लिया कि इसमें वो गलती कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे खंड दिए हुए रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता कि हमें कौन सा वाला करना है। तो बेटा एक तो मुक्ति यज्ञ है, जो कि किसके द्वारा रचित है आपका? ये वाला रचित है आपका बेटा, आपका सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आने वाला बेटा कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, ईटा तथा ललितपुर में, ठीक है। तो ये वाला जो मुक्ति बोध है, वो मुक्ति यज्ञ जो है वो इसमें। सत्य की जीत जो है वो है लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ रश्मि रथी के लिए वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। आलोक व्रत जो हैं आपके वो प्रयागराज, अलीगढ़। तो जो भी आपकी पुस्तक और जो लेखक आपके लिए उससे जो संबंधित हैं और उससे अनुमोदित या दानित जो ज़िले हैं, उनको ही उनके सामने प्रस्तुत कर रखा है, ठीक है। जैसे अब मैं जो है क्या नाम है, मैं हापुड़ ज़िले का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं हापुड़ ज़िले में रहने वाला हूँ, तो हमारे ज़िले में जो आएगा वो आएगा श्रवण कुमार, और इसके लेखक कौन है? श्री शिव बालक शुक्ल, ठीक है बेटा। तो ये जो श्रवण कुमार वाला जो खंड काव्य है, ये आपका मेरठ, है ना, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेरठ मंडल के अंदर आते हैं। जो आपका हापुड़ ज़िला है, अगर मैं बात करता हूँ, तो हापुड़ ज़िला जो है वो किसके अंदर आता है? मेरठ मंडल के अंदर। तो इसका मतलब हमारे लिए जो आने वाला है यहाँ पे, या हापुड़ ज़िले के जो बच्चों के लिए जो आने वाला है, वो कौन सा वाला आने वाला है? श्रवण कुमार। और ऐसे ही अगर मैं कहने लग जाऊँ कि मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, तो अगर बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, तो इसका मतलब बुलंदशहर ज़िले का रहने वाला हूँ, तो हमारा जो बोर्ड है
अगर हमारा हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का लगता है हमारा DIS ऑफिस, तो हमारे लिए जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, रश्मि रथी। ठीक है, तो जितने भी हापुड़ ज़िले से संबंधित हैं या जिनका मंडल क्या लगता है आपका, मेरठ लगता है, उनके लिए श्रवण कुमार, या फिर अगर कोई कानपुर का है तो उनके लिए मुक्तिबोध। ठीक है, आपको समझ आया होगा, तो इस चीज़ को जरूर देख लेना। आपको वहाँ पे खंड काव्य सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को जो करना होगा वो केवल वही करना होगा जो आपके ज़िले में या आपके मंडल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि ये 5 नंबर की चीज़ है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ खंड ख पे। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करा बेटा, आपके 2 खंड हैं, आपके 50 नंबर का खंड क है और 50 नंबर का खंड ख है। तो खंड ख जो है वो सारा का सारा ग्रामर से संबंधित है, अर्थात व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, इसमें अंदर जो सबसे पहले हम बात करते हैं तो खंड ख में जो आपको जो प्रश्न मिलने वाला है, प्रश्न संख्या 8, और आपको उसका मिलेगा खंड क, है ना, 8वें का खंड क कह रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो इसमें आपको संस्कृत के अर्थ लिखने होंगे। आपको संस्कृत के भी 2 मिलेंगे, एक तो गद्य और एक पद्य। गद्य का मतलब समझते हो, आपको एक जैसे कोई पाठ दे रखा है उसके लिए जो है क्या नाम है, आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ मिल गया, आपको उसका संदर्भ सहित अर्थ लिखना बेटा। क्योंकि ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल अर्थ लिख आते हैं, संदर्भ याद करके ही नहीं जाते। तो आपका ना ये जो चीज़ आने वाली है ये बेटा आपकी 7 नंबर में आएगी। कितने नंबर में, 7 नंबर में। ठीक है, अगर ये 7 नंबर में आने वाली है और आप लोगों ने देखो वहाँ पे संदर्भ याद ही नहीं करा, तो 2 नंबर तो पहले से ही खत्म हो गए आपके। ठीक है, तो संदर्भ सहित तो आप जो भी आप जिस भी चीज़ का अर्थ याद कर रहे हो तो उसमें याद रखना है कि हमें वो भी देखना है कि वो कौन से पाठ का है। ठीक है, तो उसके पाठ का जरूर याद रखना है, क्योंकि इसमें लेखक तो जल्दी से मेंशन होती नहीं है। कुछ पाठ में अगर लेखक मेंशन है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली संस्कृत के वैसे गद्यांश के अंदर या पद्यांश के अंदर उसके अंदर उसके लेखक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको उसका पाठ का नाम कहाँ से उद्गृत है कि प्रस्तुत संदर्भ है ना, या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, उसके बारे में तो ये हमें संदर्भ में लिखना होता है और फिर उसका क्या लिखना है, हमें अनुवाद लिखना है। तो बेटा ये 7 दूनी 14 है, तो 7 नंबर के, एक तो गद्य का और एक पद का, ये दोनों के दोनों आपको संस्कृत के अनुवाद लिखने के लिए आएंगे। अब इसके बाद जो आता है बेटा, ये आपको मिलेगा आपको लोकोक्ति तथा मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग, वाक्य प्रयोग, लोकोक्ति और मुहावरे, इसमें दोनों में एक एक मिलता है आपको। ठीक है ना, और दोनों के दोनों देखो कितने नंबर के, 1 + 1 कितने नंबर का आएगा बेटा जी, 2 नंबर का। ठीक है, फिर आपकी इसके अंदर संधि आएगी, लेकिन आप ये जरूर देख लीजिएगा आपके जो सिलेबस में है वो संधि कौन कौन से, दीर्घ, गुण, यण और अयाधि। ठीक है ना, में से किन्हीं 3 संधियों में से, है ना, संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद। अभी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको रस, छंद, अलंकार, संधि, क्योंकि छोटी छोटी 2-2, 3-3 नंबर की ना चीज़ें बच्चे छोड़ जाते हैं और जिससे आप नंबर बना सकते हो। इन्हीं से तो अच्छे नंबर बनते हैं, जो आपके 90+ नंबर आएंगे वो इन्हीं वजह से आएंगे। अदरवाइज बाकी के बच्चे नहीं तो 60 पे, कोई 70, कोई 80 इतने पे रह जाता है। ठीक है, अगर हम ग्रामर को ढंग से कर लोगे ना तो आप अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, किस तरह से लिखें, उसके ऊपर अभी मैं, है ना, आज या कल मैं आपकी एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसके इसके पार्ट देखते चले जाना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ संधि के बारे में, वैसे तो संधि 3 प्रकार की होती हैं, आप लोगों को पता है, स्वर संधि, है ना, और जो है फिर है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। लेकिन आप लोगों को जो आने वाली है वो स्वर संधि में ही आने वाली है, और स्वर संधि के भी केवल 3 चीज़ आने वाली हैं, दीर्घ, गुण और यण। तो केवल आप इन्हीं के ऊपर काम करना, फालतू का और कुछ पढ़ना ही मत। ठीक है, चलिए आगे बात आ जाती है। तो बेटा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं फिर संधि और विभक्ति, यहाँ पे अगर मैं संज्ञा के बारे में बात करता हूँ तो संज्ञा के अंदर विभक्ति, इसमें आपको आत्मन और नामन है ना, इसके आपको वो करने हैं, तो 2 नंबर का आपको ये चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, आपको पता है जैसे हमारे को 2 चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे एक तो होता है आपका अंश, ठीक है ना, एक तो अंश ही हो गया और एक अंश ही हो गया। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें, है ना, मतलब शब्दों में अंतर क्या है, दोनों के दोनों शब्दों में कुछ अंतर होगा, एक का अर्थ कुछ अलग होगा, एक का अर्थ कुछ अलग होगा। जैसे चिंता और चिता, केवल अंग की बिंदी का अंतर है और दोनों का अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में क्या अर्थ अलग होगा तो उनका अर्थ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश, है ना, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा उसके अंदर कुछ त्रुटियां होंगी। ठीक है, तो आपको उस वाक्य को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। तो ये एक एक नंबर के बेटा, ये है ना, 2-2 नंबर के, ये आपको कुछ इसके 4 सेक्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 8 नंबर यहीं से ही इकट्ठे हो जाते हैं आपको, अगर आप इनको ध्यान से गौर से देख लोगे। ठीक है, अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इनके ऊपर बात करूँगा
तो आप लगातार जुड़े रहिएगा, है ना। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए, है ना, तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर मैं बात करता हूँ रस के बारे में, तो बेटा आपकी जो सिलेबस में है केवल वो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस, ये आपके 5 रस हैं। इनमें से श्रृंगार रस, है ना, वीर रस और आपका हास्य रस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ठीक है। तो इनमें से 2 नंबर का ये आपको ये वाली चीज़ मिलने वाली है रस में से, ठीक है। ऐसे ही बेटा अलंकार में अगर मैं बात करता हूँ, तो अलंकार में बेटा 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो अनुप्रास, यमक और सलेस, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक है ना। तो इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर आएगा उदाहरण सहित, है ना, आपसे पूछेगा एक तो इसकी परिभाषा और एक उदाहरण, 1+1 2 नंबर की ये चीज़ आएगी। आपको पता है छंद, ठीक है ना, मात्रिक छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद, तो इनमें से बेटा इसका एक तो आपको इसके क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा, और इसके दूसरा क्या लिखना पड़ेगा आपको, उदाहरण, कि कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा आपका अर्ध सामात्रिक छंद है, 11 11 13 13 मात्राएं, 16 16 मात्राएं, तो वो वाली चीज़। तो 2 नंबर की बेटा ये चीज़ मिलने वाली है आपको, ठीक है। अब बात आई सबसे बेहतरीन चीज़, ठीक है ना, जिस पे आप बहुत अच्छे नंबर बना सकते हो थोड़ी सी मेहनत से, ठीक है ना। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या नाम है हम कैसे जो है क्या नाम है पासिंग मार्क्स कैसे लेके आए, या हम जो है, तो बेटा उसमें जो है आप लोग एक तो आपका पत्र लेखन है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है ना। एक जो तरीके होते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी, है ना, 2-1 मिनट की, तो उसको देख लेना, बस आपको पता चल जाएगा तरीका किस तरीके से लिखना है पत्र, और निबंध किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। कैसे हम रूपरेखा लिखते हैं, कैसे हम प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है ना, क्या हम उसके अंदर, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे कैसे करनी है उस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो ये 9 नंबर में, और क्योंकि 6 नंबर में, 9 और 6 15 नंबर यहाँ पे आपके पत्र लेखन से और निबंध से आने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह से आपके ये बन जाते हैं, आपके टोटल कितने नंबर बढ़ जाएंगे बेटा, आपके ये 50 नंबर किसमें, ग्रामर में आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये खंड ए के 50 नंबर और खंड ख के 50 नंबर, टोटल मिला के हमारा जो पेपर आने वाला है वो कितने नंबर का होगा बेटा, पूर्णांक कितना है हमारे पेपर का, 100, ठीक है। तो 100 नंबर का हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है, किसका, क्लास 12th का, चाहे वो सामान्य हिंदी हो चाहे वो साहित्यिक हिंदी हो, ठीक है। और बाकी का अगर आप लोगों को इसमें सिलेबस नहीं पता है, तो ये मैंने इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन कौन से आपके कवि हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं गद्य के अंदर अगर हमारे कौन कौन से कवि हैं, तो गद्य के अंदर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो बेटा इसके अंदर पक्का एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और APJ अब्दुल कलाम, इनमें से तो ये पक्का ही 2 में से इनमें से पक्का आ जाता है। अगर आप लोगों ने चारों याद नहीं करे हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और APJ अब्दुल कलाम को जरूर याद कर लेना, इनमें से पक्का एक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इस वजह से हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी का अगर आपको इसमें कुछ भी देखना है तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी की पूरा जो आपके पेपर में है, ठीक है ना, जो जो चीज़ें आने वाली हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से संस्कृत के अंदर कौन कौन से पाठ आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि जैसे ही मैं, क्योंकि अब पेपर आपका आने वाला है, ठीक है, तो इस वजह से बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो आपको अगर हम अपन डालते हैं तो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू, आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।